बच चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। बिछ रही है चुनावी बिशात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता करेगी तय, किसे भेजेगी पंचायत की चौखट पर, किसे करेगी पंचायत से बाहर। हिंदू कलश न्यूज बताएगा चुनाव से पहले चुनाव की हर बात। चुनावी यात्रा गांव की सरकार के लिए, देखिए मिथुन देव के साथ। तो आइए पुंदलू ग्राम पंचायत के कुछ ग्रामीण लोग हमारे साथ में हैं, तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर में गांव की क्या समस्या है, किन को लेकर आप ये किन समस्याओं को लेकर अपना सरपंच उम्मीदवार बनाएंगे। आइए इनसे बात करते हैं। तो बासा राम राम सा कई नाम है सा आप राम प्रसाद। अच्छा राम प्रसाद जी, आप बताओ कि अपन आने वाला सरपंच क्या रहना चाहिए। एड़ा होना से जैसा कि बाण गाँव में कोई सुविधा नहीं है, मेड़ तहसील में काम पड़ता है, कोई रोडवेज नहीं है, कोई साधन नहीं है। अच्छा मतलब आवागमन की यहाँ पर जी ठीक है सा आप मान समस्या पूरी है जी, बिल्कुल अच्छी बात है। बासा राम राम सा आपको कोई नाम है। हमारा नाम है सर। अच्छा अरमान राम जी, आप बताओ कि अपन गाँव की मुख्य समस्या कहीं है। मुख्य समस्या है कि एक तो हमारे गांव में कोई सफाखाना नहीं है जी और रोडवेज लगती नहीं है जी, तो इससे आगे और समस्या क्या होगी। काव सापरा से पुंदलू के लिए रोड बनाने के लिए कई बार पास की लेकिन बनी नहीं है जी। तो हमें सरपंच ऐसा चाहिए जो काम कराने के लायक होता है, उसको हम सरपंच बनाना चाहते हैं। बिल्कुल बासा मैंने बताओ कि जो पिछला सरपंच था वे सरपंच साहब आप रहे रोड रे वास्ते और बस रे वास्ते कोई अपील नहीं करी गई सरकार नहीं करी सर जी नहीं करी जी वे करता तो भेजा था सब बगान आटू घगरा ने दान बनिया जी और यहाँ बनता जी। तो वे नहीं करी तो कौन भी हो। तो आप कहीं चाहो आने वाला सरपंच और कहीं कहीं विकास अपन गाँव कराना चाहिए। विकास है तो सड़क है जी ये अगर सफाखाना नहीं है जी तो और कोई विकास गाँव में है नहीं है जी। हाँ आइए भाई साहब से जानते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका। राधेश्याम। अच्छा राधेश्याम जी, आप बताइए कि गाँव रे महीने रोजगार की स्थिति कैडी है। अटे जैसे लाइम स्टोन है, भट्टा है, तो अपन गाँव रे आदमी उठे जावे रोजगार करने वास्ते काम आते। हाँ जावे कम जावे। अच्छा कम जा रहा है तो अपने सरपंच जो लाला था वन कहना तो भाई माने उठे रोजगार दे रहा हो, माना आदमी उठे भटार महीने काम करना चाहिए। कौन की हो? अच्छा आपने कभी अपील नहीं की लेकिन वो सुनते ही नहीं है। जी। आपका क्या नाम सर। जगदीश नाम है। अच्छा जगदीश जी, आप बताओ मैंने कि किसान आवास अपन गाँव में कई सुविधा है। किसानों के पास कुछ सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ ग्राम सभा सहकारी समिति बनी है, वो कभी आड़ाई भी नहीं खोलते हैं और कभी खाद बीज कुछ नहीं मिलता है। किसानों की तो बहुत बड़ी समस्या है जी। और यहाँ ग्राम सेवा सहकारी समिति बनी हुई है, गवर्नमेंट के पैसे लगे हुए हैं, लेकिन उसका कभी ताला खुला हमने देखा ही नहीं है आज तक ही। और कभी खाद मिला नहीं है, कभी दवाई मिली नहीं है, कभी बीज मिला नहीं है। ये तो किसानों की मेन समस्या है जी। बिल्कुल अच्छी बात है। रही बात हमारे पुंदलू से क्वासपुरा रोड, ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके अलावा ग्राम पंचायत टू ग्राम पंचायत जोड़ने के लिए बीटन टू पुंदलू, ये भी रोड की बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा बासनी सेजा वो ग्राम पंचायत बढ़ती है, उधर भी रोड नहीं है। तो चारों तरफ से इस गांव के अंदर विकास की कोई मुख्य धारा में नहीं आ रहा है जी। आप बताओ कि अपन गाँव में हॉस्पिटल की सुविधा है कहीं। हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है, एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है और बाकी कुछ सुविधा नहीं है। तो आप इन बात कभी लाला सरपंच ने की। मेरा नाम दस्तराम है सर जी साहब। बोलू गाँव का। हमारे गांव में पहला सफाखाना नहीं है जी और गरीबों को बिल्कुल मकान कुछ नहीं है। अच्छा गरीबों के लिए मकान कुछ नहीं है। इसमें कम से कम साल में 500 मकान बनना चाहिए, एक भी मकान नहीं बनता। गरीबों के लिए बहुत गरीब लोग बहुत परेशान हैं। और सड़क है जोधपुर से मेड़ता के लिए जो सड़क है वो भी नहीं है जी। बीतने के लिए सड़क बन रही है वो भी नहीं है जी। गाँव के अंदर कुछ कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा आज तक नहीं है। आने वाला जी को सरपंच है विनु आपका ही उम्मीद करो। उम्मीद है उसको जीता मैं और ये काम करेगा। जब उसको जितनी भी हम दौड़ भाग कर रहे हैं भाई सरपंच फायदा करना चाहिए जी, गांव के अंदर फायदा होना चाहिए। हमारे तो ये बात है जी। और उस सरपंच को और क्या करना, हमारे फायदा के लिए दौड़ रहे हैं हम। बिल्कुल सही बात है। जो आम जनता की समस्या है उस सरपंच ऐसा होना चाहिए जो आम जनता की समस्या को सुन सके, उसकी उनकी समस्या को निराकरण कर सके। कर्माराम जी, आप बताओ कि आने वाला सरपंच आप केड़ा रहना चाहिए। मान गाँव में सुविधा होनी चाहिए सर। अच्छा सुविधा नाम आते कहीं कहीं रहना चाहिए। स्कूल बढ़िया स्कूल रहने चाहिए, स्कूल सुविधा नहीं है, मार्ग रास्ता नहीं है जी। रास्ता बनना जरूरी है। चार में कच्चा रास्ता है जी। मजदूरी नहीं है जी। मजदूरी बननी जरूरी है जी।
जैसे यहाँ पर बहुत सारा लाइम स्टोन का एरिया है, यहाँ पर भट्टे का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं कितनी मात्रा में वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं? एक पैसा वहाँ देते हैं। जी, तो मतलब सबसे बाहर जाता है। ज़्यादातर बाहर के लोग यहाँ पर आकर काम करते हैं। तो आपने अपने जो पिछले सरपंच के थे उनसे उम्मीद की नहीं कि भाई हमें काम दिलवाओ वहाँ पर? नहीं की भी तो करनी चाहिए ना आपको, जब आप बात अपील करी करोगे तो तभी तो सुनवाई नहीं करे। जी बिल्कुल। गांव के लोगों की बहुत सारी समस्या हैं जिनको लेकर गांव के लोग परेशान हैं और यही चाहते हैं कि जो आने वाला सरपंच है इन समस्याओं का निराकरण कर सके और इनकी आवाज़ को सुन सके। आइए कुछ युवा साथी हैं उनसे मिलते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? प्रदीप। अच्छा प्रदीप जी, आप बताओ जैसे शिक्षा का स्तर गाँव में कैसा है? शिक्षा का स्तर कुछ निचले स्तर पर है जी। यहाँ पर ज़्यादातर अध्यापकों की कमी रहती है जी। और लोग बाग करते हैं कोशिश, लेकिन एक तो सबसे बड़ी बात है खेल का मैदान नहीं है। अच्छा। हमारे गांव में जी। तो बच्चे ज़्यादातर क्या रोड पे दौड़ भाग करते हैं सुबह सुबह, वो साधनों की आवाजाही रहती है, समस्या रहती जी, है। बिल्कुल। इसलिए सबसे ज़्यादातर खेल मैदान बनाए और एक हॉस्पिटल बनाए और जो भी गरीबों की समस्या है, लाइट की है, पानी की है, घर घर पहुँचाए, ऐसा काम करे, ऐसा सरपंच हो। जी बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदू कलश मीडिया ग्रुप में। नमस्ते जी, राम राम जी सर। जी बिल्कुल। सुंदर जी बताइए, आपके परिचय के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए सर। सर मेरा नाम सुरेंद्र बेड़ा है जी। मैं पुंदलू गांव से बिलोंग करता हूं और मेरे कॉन्ट्रैक्टर लाइन का बिजनेस है और माइनिंग का बिजनेस है जी। और इसमें मैं काफ़ी पिछले 7 ईयर से वर्किंग काम चल रहा है और मेरा अब आगे का है सर लोगों की सेवा करने का मेरा इरादा है सर। बिल्कुल अच्छी बात कही। सर आप बताइए मुझे, राजनीति में आपका अभी आना हुआ या पहले से आपकी मंशा थी, ये विचारधारा आपकी कब से बनी? सर मेरी शुरू से ये मनसा थी, जब से मैं एजुकेशन लाइन में था तो मेरे एक ही दिमाग में यही था कि मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूं जी। और सेवा का एक ही माध्यम था कि मैं राजनीति माध्यम से लोगों की सेवा कर सकता हूं। तो मैंने ये पहले शुरुआती टाइम में बिजनेस को सेटअप करके फिर राजनीति में आने की इच्छा थी, वो मैंने कंप्लीट की और लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ और अभी ज़्यादा से ज़्यादा आगे वाली टाइम में भी उनके साथ में रहने का इरादा है सर मेरा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। लोगों की सेवा के लिए भाई साहब मैदान में उतरे हैं और राजनीति भी करना चाहते हैं। वैसे राजनीति नहीं कहा जाए इसे, ये एक सेवा का भाव लेकर यहाँ मैदान में आए हैं। सर मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे आपके ग्राम पंचायत पुंदू के अंदर कुल कितने वोटर हैं और कितने वार्ड लगते हैं सर? सर समथिंग 4730 वोटर है और 13 वार्ड लगते हैं पुंदू गांव में, और जिसमें ज़्यादातर SC/ST के लोग की आबादी यहाँ पे ज़्यादा है। बिल्कुल। और यहाँ पे जाट समाज के भी लोग यहाँ बिलोंग करते हैं जी। तो सब जाति के लोग हैं यहाँ पे और गांव एक ज़्यादातर गांव में लोग खेती के ऊपर निर्भर है। इसके अलावा यहाँ पे खनिज भी है, लाइमस्टोन है, यहाँ चूने कल्ले के भट्टे भी हैं। तो कुल मिला के राउंड ऑफ सब तरह के बिजनेस भी है हमारे गांव में और इसके अलावा खेती पर लोग ज़्यादा निर्भर है सर। जी सर आप मुझे बताइए, जैसे आपके माताजी बाबू देवी अभी सरपंच उम्मीदवार है पुंदू ग्राम पंचायत से, तो सर आपके वो कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव जीतना चाहते हैं सर? सर मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है गांव में एक हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है जी। सर इतना टाइम 1850 ईयर पुराना मेरा गांव है जी। और इसमें आज तक कोई प्राथमिक सामुदायिक केंद्र की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है सर। तो सबसे मेरा फर्स्ट मुद्दा है कि गांव में हॉस्पिटल बने, उसके बाद में गांव में यहाँ पे खेल मैदान विकसित हो जिसमें जो भी नई जनरेशन के पसंद बच्चे हैं उनको एक मानसिक और संतुलन रूप से उनको बॉडी फिट रहेगी तो आगे भी गाँव का नाम रोशन होगा। और इसके अलावा एजुकेशन लाइन में भी जाएंगे और किसी लाइन में जाएंगे तो आज बच्चों का अगर विकास होगा तो मेरे गांव का विकास होगा। तो सबसे सेकंड मुद्दा तो मेरा गांव में खेल मैदान बनना चाहिए। इसके अलावा मेरे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे मीठे पानी की व्यवस्था है नहीं। मैंने पहले भी PhD डिपार्टमेंट में या एक्शन और कंटिन्यू ऐसी से मैं बात करते आ रहा हूँ और गांव में ढाणियों और वहाँ पे पानी की उपलब्धता बहुत कम है जी। तो मेरा सबसे प्रायोरिटी पे ये रहेगा कि यहाँ पे जो ढाणी हैं उनमें पानी की पाइपलाइन बिछे और वहाँ पे पानी पहुँचे, पानी की टंकियाँ बने। तो पानी की सबसे मोटी समस्या है वो मैं पूर्ति करूँ। इसके अलावा पानी को संरक्षण बचाने के लिए मेरा सबसे जलग्रहण से जो भी चीफ साहब से मेरा निवेदन रहेगा कि जलग्रहण के थ्रू मेरे गांव में पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ पे जलग्रहण की जो भी है सुविधा नहीं मिल पाई है। तो गांव जो भी हमारी गांव की आबादी 70% ढाणियों में रहती है, खेतों में रहती है। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि जो जलग्रहण के लिए टांके बने गाँव में
और इसके डाणियों में टांके बनेंगे तो लोगों को पीने की पानी की व्यवस्था भी होगी। और इसके अलावा इंडिकेटर बने जिससे आने वाले टाइम में खेतों का पानी भी संरक्षण रहेगा। इसके अलावा छोटे डैम बनेंगे तो वहाँ पे आने वाले, अभी तो पानी कुओं में नीचे जा रहा है, कुएं और ट्यूबवेल हैं, अगर नीचे जाएगा तो आने वाले टाइम में पानी की भी उपलब्धता कम रहेगी। तो मैं ये चाहूँगा कि छोटे डैम बने जिसकी वजह से पानी इकट्ठा हो और आने वाले टाइम में वहाँ पे लोगों को खेती करने के लिए वो पर्याप्त हो सर। तो मेरे ये भी एक मेन मुद्दा रहेगा। इसके अलावा और सबसे एक और मेरे सामने समस्या आ रही है, गांव में बिजली की व्यवस्था बहुत कम है। यहाँ पे जो 5-6 घंटे किसानों को लाइट मिल पाती है, इसके अलावा किसानों के लिए कनेक्शन की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे जो मेरे गांव के किसान हैं उनको पहले पंडित दीनदयाल योजना थी, उनसे काफ़ी किसान और काफ़ी मजदूर, काफ़ी कास्ट के लोग, निम्न कास्ट के लोग वंचित रह गए थे। मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन करूँगा कि वापस ऐसी योजना निकाले, उनके थ्रू उनको लाभ मिले। तो बिजली के माध्यम से भी लोगों को आज रोशनी होगी तो गांव के लोग भी डेवलप होंगे। और इसके अलावा मैं ये चाहूँगा कि गांव में एक सड़कों की बहुत मोटी समस्या है। अगर गांव का विकास करना होगा तो सड़कों का विकास होगा, तभी गांव का विकास होगा। सबसे एक पहिया है गांव का एक मेन की सड़कों। तो मैं PMGIS के थ्रू, PWD के थ्रू या कृषि मंडी के थ्रू या मैं एरिगेशन में भी निवेदन करूंगा कि यहाँ पे जो कुछ सड़कें निकले उनके थ्रू भी मेरी गांव में सड़कों का विकास हो। अगर डम्बरीकरण होगा गांव में ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों का आने जाने का माध्यम ईजिली होगा, यहाँ पे बस की सुविधा होगी। यहाँ पे सबसे मोटी समस्या आ रही, गांव ढाणियों में रह रहे हैं, उनकी कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। तो और इसके अलावा मेरे गांव में एक बिल्कुल बैंक की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है सर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग खेती के ऊपर निर्भर है, तो गाँव में बैंक होनी एक बहुत आवश्यक है जी। तो बैंक के लिए मैं ये कहूँगा कि मैंने अभी थारमा ग्रामीण में बैंक के RO से भी बात की थी और मैं आगे भी बात करके गांव में बैंक लाने की मेरी कोशिश रहेगी और वो बैंक लाके रहेंगे सर। तो ये चाहूँगा एक बैंक होगी तो यहाँ के जो भी गांव के दानियों के लोग हैं, जो कैश पैसों की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, हर किसी के पास में लेन देन नहीं हो पाता है, तो बैंक के माध्यम से होगा। और मैं गाँव के लोगों को एक डिजिटल माध्यम के थ्रू ही गाँव को लोगों को ये चाहूँगा कि डिजिटल माध्यम के थ्रू भी लोग जुड़े हैं। मैं एक ऐसा कैंपेन चलाऊँगा, ऐसे कैंप के थ्रू लोगों को जागरूक अभियान भी चलाऊँगा, जिसको ये बोलूँगा कि भाई गांव के जो भी लोग हैं डिजिटल पेमेंट का यूज करें और आने वाले भविष्य में वो लोग पैसा और समय कम खर्च करें, इसके लिए मैं करूँगा। इसके अलावा मेरे गांव में सबसे एक मोटी समस्या आ रही है कि साफ सफाई की। अगर साफ सफाई गांव में होगी तो गांव में बीमारियों का खतरा कम बढ़ेगा। अभी कोरोना की वजह से बीमारी भी बढ़ रही है गांव में। तो ये सोचूंगा कि भाई गांव में आती मेरा सरपंच पद पे बनती मेरा एक कर्मचारी आवंटित करूंगा, जो भी गांव में जिस अनुसार उपलब्धता, जहां पे गंदगी ज़्यादा है वहां पे कर्मचारी आवंटित करके या तो भामाशाह को सहयोग होगा या गवर्नमेंट कर्मचारियों का, जो भी गवर्नमेंट अधिकारियों का सहयोग लेके उनके लिए एक अलग से सैलरी तय करूँगा और यहाँ पे साफ सफाई के लक्ष्य रखूँगा। और मेरा सबसे यही रहेगा, गांव में कहीं घास फूस या कचरा कहीं नहीं दिखेगा, गांव की गलियां बिल्कुल एकदम साफ रहेगी और गांव की गलियों में ब्लॉक, इसके अलावा सीसी और पूरी एकदम गांव को एक आदर्श ग्राम की श्रेणी में मेरा लाने का इरादा है। इसके अलावा मेरे गांव में एक पटवार भवन भी नहीं बना हुआ है, पटवारी और गांव सेवक को यहाँ पे बैठने की जगह भी नहीं है। तो यही भी रहेगा कि यहाँ पे मैं पटवार भवन बनाऊँ और उसके थ्रू गांव के जो भी लोग हैं मेरता या आजू बाजू जगह जाके वो साइनों के लिए और कुछ ज़रूरी कागज़ों के लिए वहाँ पे जाना पड़ रहा है, वो यहाँ पे गाँव के अंदर ही हो। इसके अलावा मेरे गाँव में एक बालिका विद्यालय नहीं है, तो मैं ये चाहूँगा कि गांव में एक बालिका विद्यालय बने, क्योंकि अभी गर्ल्स और बॉयज़ का दोनों का साथ में है। तो मैं चाहूँगा कि दोनों का अलग बने और यहाँ पे एक जो अभी बॉयज़ की है वहाँ पे साइज फैकल्टी बने। उसके लिए मैं मेरे खुद के पर्सनली तौर पे माध्यमिक शिक्षा में भी बात करूँगा, शिक्षा विभाग मंत्री जी से भी बात करके यहाँ पे एक यहाँ भवन के निर्माण करके विज्ञान संकाय की मैं कोशिश करूँगा और बालिका विद्यालय के लिए भी प्रयास मेरा तत्पर रहेगा और ये चीज़ें करवाए के ही रहेंगे सर। इसके अलावा पानी के संरक्षण के लिए जल ग्रहण के थ्रू में यहाँ नालियों, तालाबों का, ज़मीनों का अतिक्रमण भी हो रखा खूब, मैंने ये भी नोट किया है। तो उनके थ्रू भी मैं उनका भी अतिक्रमण छुड़ा के पानी का संरक्षण करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मेरा बहुत पुराना डैम है गांव में,
उसका भी काफ़ी टाइम से मरम्मत नहीं हो पा रहा है। अभी 6 लाख रुपए सैंक्शन हुए इरिगेशन के, वो पर्याप्त नहीं है। मेरा तत्पर यही रहेगा कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फंड की अवेलेबिलिटी हो और उसका भी निर्माण सही ढंग से हो। इसके अलावा मेरा एक सबसे मेन फोकस मुद्दा रहेगा कि यहाँ पे मेरे भट्टे, चूना कली के भट्टे हैं, माइंसे हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरे गांव में गौशाला भी है। तो मैं ये चाहूँगा कि चूना कली भट्टे वालों लोगों के बामोसों या जो इनके फंड के थ्रू मैं गांव का गौशाला का मैं एक अच्छे से देख रेख करूं और गायों का उनके प्रति अच्छे पोषण के लिए मैं आगे के लिए कोशिश करूंगा। सरकार के लिए कोशिश करूंगा कि भाई गाँव में गायों के लिए एक अच्छी व्यवस्था हो और उसके थ्रू काम हो मेरा। बहुत अच्छी बात है। सर ने बताया कि लगभग जो सारे मुद्दे होते हैं वो मुद्दे इन्होंने क्लियर करवा दिए। लगभग हर फील्ड के अंदर और ग्राम विकास की कड़ी को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात कही सर ने, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बालिका शिक्षा हो, चाहे खेलकूद का मैदान हो, चाहे गौशाला का हो या पानी का मुद्दा हो, सड़कों का हो, सारे मुद्दों पर इन्होंने बात की और हर मुद्दे को कोशिश करेंगे कि उनकी समस्याओं को सोल्व किया जाए, गाँव की समस्याओं को। सर एक और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा भी है, अब मेरे कैमरे में नोट भी कर रखा है कि जब चुनाव होते हैं तो सरपंच उम्मीदवार होते हैं, वो सभाएं करते हैं और उसमें अंदर कुछ जातिगत आधार को रखा जाता है, उनको अलग से बैठाया जाता है। तो इस तरह का माहौल आपके गांव में है या आप उसको किस तरीके से सुधारेंगे? सर मेरे गांव में इस तरह का बिल्कुल भी माहौल नहीं है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जातिगत लोग हैं उनको यही समझाने की कोशिश करता हूं कि जात पात ये बिल्कुल है ही नहीं, इनको बिल्कुल ही एक रखना ही नहीं चाहिए और मैं सबको समान नज़रिए से देखता हूं। मेरे गांव के लोग भी वो इनको सब समान नज़रिए से रखते हैं और जातिवाद का मेरे गांव में इतना कोई है ही नहीं। आज मेरे गांव के लोग हैं, सब समझदार हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारा सरपंच कैंडिडेट उम्मीदवार जो होना चाहिए जो गांव का विकास करा सके और जो उसको गांव के विकास के बारे में पता हो। तो गांव में ऐसा मेजर इश्यू नहीं है कि जातिवाद का, लेकिन ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी में जाट बहुमूल्य क्षेत्र भी है, इसके अलावा SC/ST के लोग भी हैं यहाँ पे। तो मेरा यही मानना है कि ऐसा जातिवाद का कोई मेरे गांव में इश्यू नहीं है। बिल्कुल, आप सभी को साथ में लेकर चलोगे? बिल्कुल, सबको साथ में लेके चलेंगे। मैंने जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनके लिए तो मैंने अलग से एक पैकेज बना के रखूंगा कि इनको इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास के थ्रू इनको मकान की अवेलेबिलिटी हो और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे गाँव में। बिल्कुल, आपने कई ऐसी सरकारी योजनाएं होती है जो आम जनता तक नहीं पहुँच पाती है, चाहे ये प्रधानमंत्री आवास योजना की हो, शौचालय की हो या जो राशन किट होता है वो कई सारे ऐसे आते हैं जिसमें मतलब ये शक्कर आती है, चाय पत्ती आती है, दाल आती है, लेकिन आम लोगों को बराबर वो नहीं पहुंच पाती है। तो उसके लिए आप स्पेशली क्या करेंगे सर? सर मैं सबसे पहले से ज़्यादा गांव के लोगों को खाद्य सुरक्षा के थ्रू जोड़ूंगा और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे गांव में मैंने एक नोट किया है कि 3000 लोगों को इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास के थ्रू मकानों की आवश्यकता है, जो अभी पिछले सालों में 200 से 250 मकान ही बन पाए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे मेरा 5 साल में कार्यकाल में 3000 मकान बने गांव में और 3000 मकान बनेंगे। सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ पे चौकीदार समाज के और नाइक समाज के लोग हैं, उनको मकान की बिल्कुल अवेलेबिलिटी नहीं है, बहुत गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं और उनको गरीबी रेखा से नीचे लिया भी नहीं, BPL में भी उनको जोड़ा नहीं गया। तो मेरा यही सबसे पहले रहेगा कि इनको सबसे पहले इनको इंदिरा आवास और मकानों की फैसिलिटी मिले और इनको सौर ऊर्जा का एक प्लांट मिले गांव में, एक प्लांट में पीने के लिए एक RO प्लांट मिले जिसमें गांव के सब लोग, ढाणियों के लोग वहां पे RO प्लांट लगे जिसमें शुद्ध पानी, मीठा पानी पिए। RO प्लांट पीने से गांव में बीमारियों की कमी भी दूर होगी और गांव का उसके अनुसार विकास। जी, क्या होता है कि आपका ये जो क्षेत्र है पुंदलू लगभग बोरुंदा, इस क्षेत्र में क्या माइनिंग का कार्य बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रदूषण की काफ़ी मात्रा में यहाँ पर होता है, गाँव वालों को और जो ग्रामीण लोग हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे सर? सर मैं सबसे पहले तो जो यहाँ पे चूने के लेके भट्टे हैं, पेट कोप जलाते हैं, उससे पोल्यूशन होता है, आपकी बात करेक्ट है, लेकिन मैं भट्टों वालों को सबसे ज़्यादा ये जागरूक करूँगा, ये समझाने की कोशिश करूँगा कि जिनकी यूनिट भट्टे हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण हो गए, पेड़ पौधे लगेंगे तो पोल्यूशन ऑलरेडी कम होगा सर। तो मेरा यही एक कैंपेन होगा कि उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़
पौधे लगाएं और जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े और पोल्यूशन कम हो। और इसके अलावा माइनिंग में भी यहाँ पे जो माइनिंग लीजें भी है जहाँ लाइमस्टोन निकल रहा है, तो लाइमस्टोन लीजों में भी उनके हुनर से मैं बात करके यही कोशिश करूँगा कि आप जहाँ पे एक्सप्लोजिव यूज कर रहे हैं उनकी मात्रा कम हो, जहाँ पे अगर ज़्यादा रस्ट टूट रही है तो वहाँ पे पानी का छिड़काव हो। इसके अलावा मेरा यही रहेगा, उनको भी बोला जाएगा भाई पेड़ पौधे लगाएं, तो उससे पोल्यूशन कम होगा। और हमेशा यही रहेगा कि अगर पोल्यूशन वातावरण सुस्त रहेगा तो गांव के लिए बढ़िया रहेगा सर। बिल्कुल, अगर टाइम टू टाइम वृक्ष लगाते रहेंगे और वातावरण की तरफ पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाए, शायद ये संतुलन बन सकता है। सर, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, क्या होता है कि ज़्यादातर जो माइनिंग यहाँ पर जो भट्टे वगैरह होते हैं वहाँ पर बिहारी लोग या बाहर किसी क्षेत्र के लोग यहाँ पर आकर ज़्यादा वर्क करते हैं, जबकि जो लोकल गाँव के होते हैं उनको ये ज़्यादा काम नहीं मिलता है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या करना चाहते हैं? देखिए सर, ये आपकी बात करेक्ट है, ये मानता हूँ कि प्रवासी मजदूर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भट्टों के ऊपर बिहारी मजदूरों की क्वांटिटी भी ज़्यादा है, ये मैं समझता हूँ। लेकिन एक गांव के लोगों के लिए मैं निश्चित एक मूल्य तय करूँगा, एक जिनके लिए श्रमिक अर्ध श्रमिक उन लोगों के लिए एक प्राइस तय करूँगा कि जो भी मेरे गांव के लोग हों उनको एक बराबर रुपये मिले, बराबर मजदूरी मिले और उस मजदूरी के तहत उनका काम हो। तो गांव के लोगों को मैं भी यही समझाने की कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, और जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए कोशिश करेंगे अच्छे रहने खाने की व्यवस्था अलग से होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी मैं खाद्य सुरक्षा में ये जोड़ने की कोशिश करूँगा। क्यों खाद्य सुरक्षा में वो कहीं होंगे तो यहाँ गेहूँ की और कहीं अवेलेबिलिटी होगी। और इसके अलावा मेरे यहाँ पे सबसे बड़ी जोड़े हुए हैं किसान लोग हैं यहाँ पे जो खेती के ऊपर निर्भर है। सर, मेरा यही रहेगा कि जो प्रवासी मजदूर है, जो गांव के मजदूर हैं, उनको श्रमिक एक केंद्र सरकार की उनकी एक योजना चली है, श्रमिक कार्ड योजना, उनके थ्रू मैं प्रवासी मजदूरों को और गांव के मजदूरों को उस कार्ड के थ्रू जोड़ने की कोशिश करूंगा। उनके थ्रू गांव के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। जी सर, और इसके अलावा मैं गाँव के जो भी लोग हैं, जो भी श्रमिक है, उनको नरेगा के थ्रू ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करूँगा। नरेगा ज़्यादा टाइम तक, मैं ये चाहूँगा कि 365 दिन गाँव में नरेगा चले। अगर नरेगा चलेगी सब लोगों को रोजगार भी मिलेगा और गाँव का डेवलपमेंट विकास भी होगा सर। तो मेरा यही कहना है कि अगर गांव में ज़्यादा से ज़्यादा नरेगा चलेगी तो कहीं जहाँ पेड़ पौधे हैं उनका संरक्षण होगा, कहीं पेड़ों का रख रखाव होगा। उसके लिए मेरा ये एक माइंडली सोच के रखा है कि उनके लिए गांव के जो भी निम्न कैटेगरी और श्रमिक लोग हैं उनके लिए अलग अलग प्लानिंग भी बना रखी है सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। जो एक पढ़ा लिखा और शिक्षित जो सरपंच उम्मीदवार होता है वो वास्तव में यही करता है। भाई साहब प्रतिनिधि है तो प्रतिनिधि तौर पर ये बाकायदा गाइड करेंगे कि इस तरीके की अगर योजनाएं गाँव के अंदर लाई जाए जिससे आम जनता और गाँव का हर एक ग्रामीण खुश हो सके, उसको हर तरह की फैसिलिटी गाँव के अंदर मिल सके। सर, किसानों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? किसानों के वैसे अपने भारत देश में ज़्यादातर बहुत आयात में किसान बहुत मात्रा में है, आपके गांव में भी किसान होंगे, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या फैसिलिटी रहेगी? सर, किसानों के लिए ये रहेगी कि किसानों की सबसे बड़ी मेरी ये है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट की अवेलेबिलिटी कम है। तो मैं ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये गुजारिश करूँगा किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइट की अवेलेबिलिटी हो और किसानों को अच्छी गुणवत्ता उच्च गुणवत्ता के बीच खाद किसानों को उपलब्ध करवाएं। किसान वर्ग के लोग हैं उनको समर्थन मूल्य का टोकन मिलता है। मैं ये चाहूँगा कि वो समर्थन मूल्य का टोकन मेरे गाँव में मिले। यहाँ पे एक केंद्र बने, केंद्र के थ्रू जो भी मेरे गाँव के लोग हैं उनको, जो भी किसान हैं उनको, काश्तकारों को एक टोकन यहाँ पे उपलब्ध करवाई और यहाँ से ही माल उठे। तो मेरी यही सरकार से एक और गुजारिश है कि यहाँ पे वो उठे। इसके अलावा मेरे गांव में एक सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन निकल रहा है तो यहाँ पे छोटे मोटे ट्रैक्टर और ये है। तो केंद्र अभी राज्य सरकार, तो मैं ये चाहूँगा कि अभी माइनिंग का एक रूल्स आया जिसमें अंडरलोड का जो उसमें क्षमता है ट्रैक्टरों की कम कर दी। तो मेरा मुख्यमंत्री से ये निवेदन रहेगा कि मैं जो ट्रैक्टर है यहाँ परिवहन में जो लाने जाने में किराए में यूज आ रहे हैं पत्थर को, उसकी क्षमता को बढ़ाया जाए और लोगों का जो रोजगार छीन चुका है वो वापस से रोजगार मिलेगा। ये सबसे मेरा प्रायोरिटी पे ये मुद्दा रहेगा और जल्द से जल्द ये कोशिश करूँगा कि ये सबसे ज़्यादा पहले सुधरे, इस मुद्दे में काम हो, क्षमता बढ़े मेरे काम। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर ने कि किसानों के लिए पूर्ण हित से ये काम करें और सारे जो किसानों के मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को सॉल्व करने की पूरी रूप से कोशिश करेंगे। सर, आप मुझे ये बताइए कि जो पिछले 5 साल का सरपंच का कार्यकाल था और
उनके अंदर कौन से ऐसे बड़े काम थे जो आप वो नहीं करवा पाए और आप करवाना चाहते हैं? सर पिछले कार्यकाल में सरपंच का रहा है, उसमें वो जल ग्रहण की योजना नहीं ले पाई, ये सबसे एक बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा गांव में हॉस्पिटल वो लेके नहीं आए। इसके अलावा इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास में बहुत कम लोगों को शामिल किया गया। इसके अलावा गांव में डाणियों में पट्टे जारी नहीं किए हुए, लोग इसे लोनिंग की फैसिलिटी ले नहीं सकते। पट्टे नहीं होंगे तो गाँव वालों को कोई सुविधा मिल नहीं सकती, ढाणियों में कोई भी सरकार की सुविधा आ नहीं सकती। तो मेरा यही रहेगा कि सबसे ज़्यादा गाँव में पट्टे जारी किए, गाँव में भी पट्टे जारी हो गए, ढाणियों में पट्टे जारी हो गए और ढाणियों को भी कन्वर्ट किया जाएगा, जिसके कारण आने वाली सुविधाएं जो भी पीएचडी की पेयजल की जो भी सुविधाएं हैं, जो टंकियों की सुविधा है वो ढाणियों को भी मिले और गांव के लोगों को मिले। जहाँ के गांव में जो भी दुकानें हैं उनके ऊपर बैंकों का फंडिंग लोन भी मिले। सर अगर पट्टे होंगे तो गाँव को अगर लोगों को पैसे मिले, क्यों यहाँ पे गाँव के लोकल जो भी व्यवसायी उनसे पैसे उधार लेके आते हैं गाँव वाले, उनका ब्याज दर भी ज़्यादा होता है। तो मैं ये चाहूँगा पट्टे जारी करके उनको बैंकिंग वालों से उनके साथ में अगर एक अच्छा जॉइंट करवा के उनको फंडिंग की भी व्यवस्था करवाऊँ। सर सरपंच बनने के बाद आपका सबसे पहला मुद्दा क्या रहेगा कि गांव के लिए ये काम मैं सबसे पहले करूं? सर सबसे पहला मुद्दा रहेगा गांव के अंदर में हॉस्पिटल लाने का, सबसे प्रायोरिटी पे रहेगा। वो 6 महीने के अंदर मैं हॉस्पिटल लेके आऊँगा। क्यों कोविड के चलते गांव में हॉस्पिटल की सुविधा आना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे पास में गगन्ना गांव है, वहाँ हॉस्पिटल आ गया, धनापा में आ गया और नियर बाई वो बहुत दूर है गाँव, वहाँ सड़कें अच्छी नहीं। तो मेरा यही रहेगा कि गाँव की इतनी पॉपुलरिटी आबादी होने के आधार पर मेरे गाँव में हॉस्पिटल नहीं, उनसे तो बड़े गाँव हैं। तो मेरा यही रहेगा सर कि गाँव में सबसे पहले हॉस्पिटल यहाँ पे बने। जी सर। सर वैसे क्या होता है कि जब दो उम्मीदवार आपस में झगड़ते हैं तो एक का गिरना लाजमी होता है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक ही पहलू हमें दिखता है। सर आप ये सोच लो कि मान लो आप सरपंच नहीं बने, आपके उम्मीदवार सरपंच नहीं बने, तो क्या फिर भी आप गांव की जनता की समस्याओं के साथ खड़े रहेंगे? सर मैं उनके साथ में बिल्कुल खड़ा रहूँगा सर, सरपंच बनूँ या ना बनूँ, लेकिन गांव वालों का हमेशा काम होगा सर, उनकी प्रत्येक समस्या का समाधान होगा और मैं उनको एहसास भी नहीं होगा कि मैं सरपंच हूँ या ना सरपंच, उनके साथ में हमेशा खड़ा रहूँगा। वो जो मेरे मुद्दे, जो मेरा घोषणा पत्र है, जो मेरे वादे हैं, वो मैं बिना सरपंच बने उनको पूर्ति करूँगा सर। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। चाहे सरपंच बनूँ या ना बनूँ, गाँव की समस्या के साथ खड़ा रहूँगा और गाँव के हर मुद्दे को पूरा करने की कोशिश भी करूँगा, ऐसा भाई साहब ने बाबू देवी के उम्मीदवार ने बोला है। जी आप अपनी गाँव की जनता से क्या अपील करना चाहिए, अपनी माता जी के लिए क्या करना चाहेंगे? सर मेरी गांव की जनता के लिए मैं सबसे पहले ये हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहूँगा सर कि आपका वोट गांव के विकास के लिए होना चाहिए और विकास के लिए मैं ये चाहूँगा कि बेल्ट नंबर 2 पे अलमारी के निशान पे आप वोट दबा के, मेरे लिए नहीं विकास के लिए गांव में आप वोट कीजिए और वोट करोगे तो आपको आने वाले समय 6 महीने के अंदर अंदर पता चलेगा कि किस अनुसार गांव का विकास होगा या नहीं होगा। और मेरा यही रहेगा कि मेरे जीते दम तक और प्रतिनिधि होने के दम तक गांव का सबसे ज़्यादा विकास करूंगा और मैं जो पूंदलू ग्राम पंचायत उसको राजस्थान के अंदर एक नंबर 1 आदर्श ग्राम पंचायत को लेके मैं उभारूंगा। मेरी गांव से जनता से यही अपील है कि आप विकास के लिए वोट कीजिए, ना कि प्रतिनिधि के लिए वोट कीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही भाई साहब ने, सुरेंद्र जी ने, कि गांव के विकास के लिए वोट होना चाहिए, ना कि किसी उम्मीदवार को देखकर वोट होना चाहिए। और होना भी चाहिए बिल्कुल, गाँव अगर जनता चुनती है तो विकास को ही वोट देती है। जैसे भाई साहब ने बताया कि विकास को चुनना चाहिए। देखते हैं कि आखिर में जीत किसकी होती है और कौन राजगद्दी पर बैठता है। ये भाई साहब के वादे हैं, देखते हैं कितने ये अपने वादों पर खरे उतरते हैं।